नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष हुए निर्वाचित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव का सदन ने किया समर्थन। ध्वनिमत से कांग्रेस प्रत्याशी के सुरेश ओम बिरला से हुए पराजित। अध्यक्ष चुने जाने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने ओम बिरला को दी बधाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पहले वक्तव्य में आपातकाल के काले अध्याय का जिक्र आने से बैकफुट पर आई कांग्रेस। सदन में सांसदों ने आपातकाल के दौरान मृतकों की याद में रखा मौन। संसद परिसर में एनडीए सांसदों ने किया प्रदर्शन। पीएम सहित एनडीए नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष के भाषण की सराहना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बने नेता प्रतिपक्ष। 10 साल बाद किसी व्यक्ति की नेता प्रतिपक्ष के पद पर हुई नियुक्ति। कांग्रेस सांसदों ने संसदीय दल कार्यालय में बैठक के दौरान राहुल गांधी को दी बधाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत ने 3 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेजा। सीबीआई ने शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल को किया था गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रोक लगाए जाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को लिया वापस। नीट पेपर लीक मामले में पटना की विशेष सीबीआई अदालत ने 2 आरोपियों को सीबीआई रिमांड पर भेजा। हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल में सीबीआई की टीम ने दी दस्तक। प्रिंसिपल एहसान उल हक को पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकवादियों का सफाया। तेज बारिश के बीच घने जंगल में चला ऑपरेशन। आतंकियों की सूचना मिलने पर घेराबंदी कर चलाया गया तलाशी अभियान। उनतीस जून से शुरू होगी श्री अमरनाथ यात्रा। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। जम्मू कश्मीर पुलिस की सुरक्षा विंग अमरनाथ बेस कैंप के आसपास के इलाके में रख रही है पैनी नजर। और देश के बाकी हिस्सों की ओर आगे बढ़ा दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर पूर्व तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी। आगामी 4 दिनों में पूर्वोत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। एनडीए के प्रत्याशी ओम बिरला आज फिर से लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। आज इस पर लोकसभा में ध्वनिमत से ओम बिरला लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। पीएम मोदी ने ओम बिरला को फिर से निर्वाचित होने पर बधाई दी तो 17वीं लोकसभा में उनके नेतृत्व में हासिल उपलब्धियों को गिनाया। सभी पार्टियों के नेताओं ने भी नए स्पीकर को बधाई दी। 1 दशक के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद पर राहुल गांधी का चयन हुआ है। बीती 2 लोकसभा में कांग्रेस सहित किसी भी दल के पास जरूरी सांसद नहीं थे। 18वीं लोकसभा के सांसदों की शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरे होने के बाद बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया। एनडीए उम्मीदवार के रूप में बीजेपी सांसद ओम बिरला और आईएनडीआईए गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस सांसद के सुरेश आमने सामने रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला का नाम लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए प्रस्ताव किया। प्रधानमंत्री के प्रस्ताव का समर्थन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। एनडीए के तमाम नेताओं ने भी ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव रखा, जबकि विपक्ष के सांसदों की तरफ से के सुरेश की उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखा गया। श्री ओम बिरला, ए मेंबर ऑफ दिस हाउस, बी चूजन एज द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। दोज इन फेवर में से आए। इसके बाद ध्वनि मत से एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। विपक्षी दलों ने मत विभाजन की कोई मांग नहीं की। The motion is adopted. Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद ओम बिरला ने पूरे सदन का धन्यवाद किया और कहा कि वे निष्पक्ष भाव से सदन को चलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहेंगे। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। मुझे पुनः इस महान सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में दायित्व निर्वहन करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका
हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने ओम बिरला को बधाई देते हुए 17वीं लोकसभा में उनके अध्यक्ष रहने के दौरान उल्लेखनीय कामकाज का जिक्र भी किया। 17वीं लोकसभा में मैं कहता हूं कि संसदीय इतिहास का वो स्वर्णिम कालखंड रहा है। आपकी अध्यक्षता में संसद में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, आपकी अध्यक्षता में सदन के माध्यम से जो सुधार हुए हैं, ये अपने आप में एक सदन की भी और आपकी भी विरासत है। एनडीए के तमाम घटक दलों के नेताओं ने भी लोकसभा अध्यक्ष को बधाई दी। सर, हम लोगों को बहुत खुशी है आपको पुनः इस चेयर पर देखकर। 18वीं लोकसभा में जिस तरीके से पुनः आपको ये जिम्मेदारी मिली है, हम सबका सर 17वीं लोकसभा का एक अपना अनुभव है। ऐसे सांसद जो पहली बार चुनकर आए, सर उनको आपने प्रोत्साहित करने का काम किया। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। विपक्ष के नेताओं ने भी ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने की बधाई दी। इन नेताओं ने उम्मीद जताई कि सदन में सभी दलों के नेताओं को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 18वीं लोकसभा में नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण पूरा होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी हो गया है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष का पद भी मिल गया है। गुरुवार को दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। निशांत राय और शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। 50 साल पहले आज ही के दिन देश में आपातकाल लागू हो गया था। 50वीं बरसी पर इमरजेंसी की निंदा का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ने रखा, जिसके बाद सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। सदन के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी भाजपा सांसदों ने आपातकाल के खिलाफ प्रदर्शन किया और कांग्रेस से माफी की मांग की। इस मुद्दे पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल बचाव की मुद्रा में नजर आए। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होते ही ओम बिरला ने जो पहला वक्तव्य पढ़ा, उससे संविधान की किताब को हाथ में लेकर इसे बचाने की दुहाई देने वाली कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। लोकसभा अध्यक्ष ने इस दौरान न सिर्फ लंबा चौड़ा आलेख पढ़ा बल्कि 2 मिनट का मौन भी रखा। ये कांग्रेस पार्टी के जले पर नमक छिड़कने जैसा हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि 25 जून 1975 का दिन हमेशा के लिए काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद आपातकाल को लेकर संसद परिसर में मकरद्वार के सामने बीजेपी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसदों ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपातकाल और उसके बाद की जाने वाली ज्यादतियों की कड़ी निंदा करने के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि माननीय अध्यक्ष ने आपातकाल की कड़े शब्दों में भर्त्सना की है। उन्होंने आपातकाल के दौरान की जाने वाली ज्यादतियों को उजागर किया और ये भी बताया कि किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा गया था। उस दौरान कष्ट झेलने वाले लोगों के सम्मान में मौन धारण करना बहुत भावपूर्ण था। आपातकाल 50 साल पहले लगाया गया था, लेकिन आज के युवाओं के लिए इसके बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इस बात का सटीक उदाहरण है कि जब संविधान को रौंदा जाता है, जनमत को दबाया जाता है और संस्थाओं को नष्ट किया जाता है तो क्या होता है। आपातकाल के दौरान होने वाली घटनाओं से पता चलता है कि तानाशाही कैसी होती है।
केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा और एनडीए के नेताओं ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल लगाने की फैसले की निंदा की। उन्होंने कहा कि संविधान को रौंदने, ध्वस्त करने की अनुमति फिर नहीं दी जाएगी। 26 जून हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग ने संकल्प लिया, माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से प्रस्ताव रखा और संकल्प लिया कि दोबारा भारत के संविधान को कुचलने का जो भी प्रयास करेगा उसको हम बिल्कुल विरोध करेंगे और होने नहीं देंगे। आज ही के दिन 26 जून 1975 को जब देश जगी थी सुबह, तब देश को मालूम पड़ा था कि देश के ऊपर आपातकाल लगा दिया गया है, इमरजेंसी थोप दिया है श्रीमती इंदिरा गांधी ने। लगभग 1.5 लाख लोगों को जेल में भर्ती किया गया था। कई लोग, 22 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी, कस्टोडियल डेथ हुआ था। वहीं कांग्रेस सहित विपक्षी दल के नेताओं ने सत्ता पक्ष से अतीत के मुद्दे ना उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी इस पर पहले ही खेद जता चुकी हैं। The issue of emergency is done and dusted. We should talk about the strangulation of institutions and collapse of institutions today. Referring to a sitting chief minister who's been incarcerated pending trial. I mean, these are the things we should be talking about. हम पास्ट को कितना देखें, भविष्य हमारे सामने क्या है, और ये इतने आज हम लोगों के साथ कह रहे हैं जो समाजवादियों ने कभी उनको सम्मान दिया था, रक्षक सम्मान, लोकतंत्र रक्षक सेनानी, आइए लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय से अपना निर्वाचन रद्द किए जाने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में उनके प्रति बढ़ते विरोध से निपटने के लिए आपातकाल लगा दिया था, जिसके बाद देश के लोगों को नागरिक अधिकारों से वंचित होना पड़ा था और बड़ी संख्या में विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। यहाँ तक कि प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी। एनडीए का कहना है कि हाथ में संविधान की किताब लेकर इसे बचाने की बात करना मात्र ढकोसला है, क्योंकि 1975 में आपातकाल लागू कर लोकतंत्र का गला घोटा जा चुका है। ब्यूरो इनपुट के साथ पार्लियामेंट टीम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विपक्षी एकता की बात करने वाले विपक्ष की दरार एक बार फिर नजर आई लोकसभा में, जहां एक तरफ आपातकाल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का सपा और टीएमसी पार्टियों ने समर्थन किया है, तो वहीं स्पीकर के चुनाव के दौरान ध्वनिमत और मत विभाजन को लेकर भी विपक्ष से अलग अलग सुर सुनने को मिले हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने तो कांग्रेस की तरफ से स्पीकर पद के उम्मीदवार की जानकारी ना मिलने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। विपक्षी दलों के इन अंतर्विरोधों से आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर किन मुद्दों पर विपक्षी एकजुटता बरकरार रह पाती है। सैम पित्रोदा को ओवरसीज कांग्रेस का दोबारा अध्यक्ष बनाया गया है। इस हालिया नियुक्ति से कांग्रेस एक बार फिर अपने विरोधियों के निशाने पर आ गई है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान सैम पित्रोदा ने भारतवासियों को लेकर नस्लभेदी टिप्पणी की थी। यहां तक कि उन्होंने अमेरिकी कानून का हवाला देकर संपत्ति के बंटवारे की बात भी कही थी, जिसके बाद देश भर में भारी बवाल मचा था। उनके विवादित बयान के बाद कांग्रेस ने सैम पित्रोदा को ओवरसीज कांग्रेस के पद से हटा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलुगु देशम पार्टी के सांसदों से मुलाकात की। सोशल मीडिया साइट एक्स पर फोटो साझा करते हुए इस बात की जानकारी साझा की। पीएम ने अपनी पोस्ट में कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश में उनके मित्र चंद्रबाबू नायडू गारू के नेतृत्व में भाजपा और टीडीपी मिलकर काम कर रहे हैं। भारत की प्रगति और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। देश में लगे आपातकाल को याद करने के लिए बुधवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि कैसे उस समय लोकतंत्र को ताक पर रखा गया और उस समय देश ने कैसे इसकी कीमत चुकाई। आए वक्ताओं ने कहा कि विश्व में भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है और उस समय देश में लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत महसूस की गई। इसी अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में तानाशाही है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि उस समय क्या हुआ था। आपातकाल लगा, संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। प्रावधान वैसे कि एक संविधान के संशोधन पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, सारे मौलिक अधिकार खत्म, मीसा को खतरनाक बना दिया गया। आप कल्पना करते हैं, कहीं को पता नहीं क्या हुआ।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। पुष्कर सिंह धामी ने जेपी नड्डा को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ ही राज्यसभा में सदन के नेता का दायित्व मिलने पर बधाई दी। इस दौरान उन्होंने जेपी नड्डा को हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के स्थानीय उत्पाद भी भेंट किए। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। इस मामले में सीबीआई ने तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने आबकारी मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए 5 दिन की हिरासत मांगी थी। सीबीआई ने अदालत को बताया कि 17 आरोपियों के खिलाफ 4 आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। वो जांच के लगभग निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत के जमानत आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट की अंतरिम रोक को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया। अवकाशकालीन पीठ ने केजरीवाल को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने पीठ से कहा कि चूंकि उच्च न्यायालय ने 25 जून को विस्तृत आदेश पारित किया है तो वो ठोस अपील दायर करना चाहेंगे। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल को इस साल 21 मार्च को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगा दी और कहा कि ट्रायल कोर्ट को कम से कम अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए थी। दिल्ली में पीने के पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। राजधानी दिल्ली में सरकार आम लोगों की परेशानियों को दूर करने के बजाय सियासी बयानबाजी में लगी हुई है, तो वहीं विपक्ष केजरीवाल सरकार से सवाल पूछ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली अब भी बूंद बूंद पानी की किल्लत से जूझ रही है। साफ पानी की कमी के चलते लोग जहां तहां से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं या फिर मोटी रकम चुकाकर अपने घरों पर पानी के टैंकर मंगवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली की केजरीवाल सरकार से पानी की समस्या के निपटारण पर ध्यान देने का आह्वान कर रही है। गरीबों का पानी, झुग्गी वालों का पानी, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का पानी, ये सब टैंकर माफियाओं को बेच दिया केजरीवाल की सरकार ने। आतिशी जी भ्रम फैलाने की पूरी कोशिश की। जब उनको साथ नहीं मिला, भ्रम फैलता नहीं दिखा, तो अनशन छोड़ के भाग गए। वहीं दिल्ली में जारी जल संकट पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली में पानी बिजली संकट के बीच लोगों को एक ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत महसूस हो रही है जो उनके बीच हो और उनकी समस्याओं को हल करने को लेकर गंभीरता से काम कर सके। कि दिल्ली अगर एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है तो आम आदमी पार्टी की मंत्री अपनी ही पार्टी के खिलाफ अनशन पे क्यों बैठी थी? ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पहली दफा गर्मियों में पानी की भारी किल्लत हो रही है। हर साल ये समस्या दिल्ली वासियों के सामने पेश आती है। असल में समस्या जल बोर्ड द्वारा पानी के बंटवारे का सुचारू प्रबंधन न करना और टैंकर माफिया पर लगाम न लगाने से हो रही है। नई दिल्ली से सहयोगी शैलेंद्र मिश्र के साथ देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने सीईएल के स्वर्ण जयंती लोगो का अनावरण भी किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कुछ वर्ष पहले घाटे में चलने वाली सीईएल का लाभ देने वाली मिनी रत्न बनना बहुत उत्साहजनक है। साथ ही उपराष्ट्रपति ने आपातकाल को लेकर कहा कि 1975 में आपातकाल लागू होने के कारण दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अंधेरे में डूब गया था। उन्होंने कहा कि अब भारत गांव, राज्य और केंद्रीय स्तर पर संवैधानिक रूप से लोकतंत्र सुदृढ़ है। देश पर ऐसे काले घने बादल कभी नहीं मंडराए जो आज के दिन मंडराए थे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अंधेरे में चला गया था 1975 में। कहां से हम कहां आ गए। अब किसी भी हालत में आज के भारत में दोबारा कभी वो दिन देखने को नहीं मिलेगा। भारतीय प्रजातंत्र की नींव इतनी मजबूत हो चुकी है कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत गांव में डेमोक्रेसी है, जिले में डेमोक्रेसी है, नगर पालिका में डेमोक्रेसी है, राज्य में है और केंद्र में है।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उन सभी अफवाहों को भ्रामक बताया है जिसमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर में बारिश के दौरान छत से पानी टपकने की बात कही जा रही थी। चंपत राय ने कहा कि कंड्यूट पाइप के सहारे भूतल पर गिरने वाले पानी को गलत तरीके से प्रचारित किया गया। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर के प्रथम तल पर बिजली, वाटरप्रूफिंग और फ्लोरिंग का कार्य प्रगति पर है, लिहाजा बारिश के दौरान एकत्रित हुआ पानी कंड्यूट के सहारे भूतल पर गिरने लगा। ऊपर से देखने पर एक पल के लिए कोई भी भ्रमित हो सकता है कि छत से पानी टपक रहा है, हालांकि वास्तव में पानी कंड्यूट पाइप के सहारे भूतल पर निकल रहा था। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रथम तल की फ्लोरिंग पूर्णतः वाटर टाइट हो जाएगी। एक भ्रांति कहीं से आई है कि गर्भगृह में पानी, तो गर्भगृह में एक बूंद भी पानी न ऊपर से टपका न बाहर से अंदर प्रवेश किया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई तेजी से जांच का काम कर रही है। इसी कड़ी में सीबीआई की 2 टीमें झारखंड के हजारीबाग भी पहुंची, जहां ओएसिस स्कूल में प्रिंसिपल एहसान उल हक से पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया है और सीबीआई की टीम ने अपने साथ उनको ले गई है। इससे पहले लगभग 7 घंटे तक सीबीआई की टीम ने स्कूल में प्रिंसिपल से पूछताछ की। पिछले दिनों बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने भी ओएसिस स्कूल पहुंचकर जांच की थी। पटना में सीबीआई को 2 आरोपियों की रिमांड मिली है। इसमें से एक का नाम चिंटू है, जिसे देवघर से गिरफ्तार किया गया था, जबकि दूसरे आरोपी का नाम मुकेश है। सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में रिमांड का आवेदन किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी हर्षवर्धन सिंह ने रिमांड की अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट ने सीबीआई के वकील का पक्ष सुनने के बाद ये फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में इको टूरिज्म पर आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड के लोगो का अनावरण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का हृदय स्थल है और यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष 48 करोड़ से अधिक पर्यटक यूपी पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने की भी बात कही। 48 करोड़ पर्यटकों की संख्या हम सबका ध्यान इस ओर आकर्षित करती है, यानी उत्तर प्रदेश की आबादी की लगभग दुगनी संख्या उत्तर प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से आई थी। मैं इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के गठन और आज उसका लोगो भी आप सबके सामने यहां पर समर्पित हुआ है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने नई दिल्ली में जापान के वरिष्ठ उप विदेश मंत्री ताकेहिरो फुनाकोशी से मुलाकात की। इस बैठक में द्विपक्षीय संबंधों, आपसी चिंता के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों पर चर्चा हुई। श्रीलंका ने आधिकारिक ऋणदाता समिति के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने इस समझौते के लिए श्रीलंकाई सरकार को बधाई दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये श्रीलंका द्वारा अपनी आर्थिक स्थिरता और सुधार के लिए की गई प्रगति को दर्शाता है। भारत श्रीलंका के विकास और समृद्धि के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है, जो $4 बिलियन की सहायता के साथ साथ आधिकारिक ऋणदाता समिति के सह अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका से भी प्रदर्शित होता है। दिल्ली में तीसरे वार्षिक भारतीय अंतरिक्ष कांग्रेस के उद्घाटन दिवस पर 30 देशों के 300 से अधिक संगठनों और 200 वक्ताओं ने भाग लिया। इसरो, ट्राई और इनस्पेस के अध्यक्षों ने उपग्रह द्वारा भारत में डिजिटल विभाजन को पाटने पर एक श्वेत पत्र जारी किया और स्टार्टअप्स, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। I have been working to make sure at least 1,000 odd new technology development activities did happen in our organization as new initiatives, so that at least in the next few years we will be a little bit better than that we were in the past. This is one important step that we need to do. We also want to make sure that the production realization activity that we do in a continuous manner with our engineers
need to transition into industry. And this effort is being done hand in hand with partners of InSpace and NSIL. We now describe India as a top-tier strategic partner, along with our partners in the United States, in the United Kingdom, in Japan. India is now for us in that very elite company. We engage with you through the Quad, bilaterally through our defence and intelligence services, and we are in the business of delivering greater strategic trust between Australia and India. इस दौरान तकनीकी प्रगति और नए नियमों से टीवी प्रसारकों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर एक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। 29 जून को शुरू हो रही यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण स्थल पर तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। श्रद्धालु लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दक्षिण जम्मू के एसडीएम ने यात्रियों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े इंतजामों पर बात की। उन्होंने बताया कि यात्रा का पंजीकरण कराने के लिए 3 ऑफलाइन सेंटर बनाए गए हैं। जो है वो सरस्वती धाम है और हमारे 3 ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सेंटर्स हैं। एक वैष्णवी धाम है, एक महाजन हाल है और एक पंचायत जो है भवन है। ये 3 बनाए गए हैं। हम यहाँ से इन तीनों सेंटर्स के लिए जो टोकन स्लिप्स हैं वो यात्रियों को इशू करते हैं। उसी के आधार पे उनकी रजिस्ट्रेशन होती है और उसी के आधार पे डिसाइड होता है वो किस दिन यात्रा करेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। डोडा के गंदोह इलाके में एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। एक अधिकारी के मुताबिक गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने एक घेराबंदी एवं तलाशी अभियान शुरू किया था। गौरतलब है कि डोडा जिले में 11 और 12 जून को 2 आतंकवादी हमले हुए थे। सुरक्षा बलों ने जम्मू डिवीज़न के डोडा, रियासी, पुंछ, राजौरी और किश्तवाड़ जिलों में कथित तौर पर सक्रिय करीब 70 विदेशी आतंकवादियों के खिलाफ व्यापक रणनीति तैयार की है। भारत पाकिस्तान सीमा से लगे पंजाब के आखिरी गांव कोट पटिया में दिखे हथियारबंद 2 संदिग्धों की सुरक्षा बलों ने तलाश तेज कर दी है। संदिग्धों की जानकारी मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने बीएसएफ की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि संदिग्धों का अभी सुराग नहीं मिल सका है। बॉर्डर रेंज के डीआईजी राकेश कौशल ने बताया कि पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है और सेना और बीएसएफ को भी इसकी जानकारी दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान जारी है। Movement of 2 armed suspects ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਇਨਪੁਟ ਉਹਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਵਿਦ BSF ਐਂਡ ਆਰਮੀ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਰਮਡ ਸਸਪੈਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਟ ਵਾਸ ਟੁਵਰਡਸ J&K ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ J&K ਪੁਲਿਸ ਕਠੂਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਰ ਇਨਫੋਰਮਡ and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ in a joint coordination with the sister law enforcement agencies combing operation has been started in the area. राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने चंडीगढ़ में एक व्यवसायी के घर पर जबरन वसूली और गोलीबारी के मामले में वांछित आतंकवादी गोल्डी बराड़ और एक अन्य गैंगस्टर की गिरफ्तारी में मदद करने वाले व्यक्ति को 10-10 लाख रुपये देने की घोषणा की है। एजेंसी ने दोनों में से किसी एक की गिरफ्तारी में मदद करने वाले को 10 लाख रुपये के नकद इनाम की घोषणा की है। एजेंसी ने कहा कि सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। दोनों आरोपी इसी साल 8 मार्च को जबरन वसूली के लिए एक व्यवसायी के घर पर गोलीबारी करने से संबंधित मामले में NIA की वांटेड लिस्ट में हैं। DRDO ने मध्यम दूरी के माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चेफ रॉकेट को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। इस माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चेफ को DRDO जोधपुर ने विकसित किया है। ये ऐसी तकनीक है जो रडार संकेतों को स्पष्ट करती है और प्लेटफॉर्मों और परिसंपत्तियों के चारों ओर माइक्रोवेव शील्ड बनाती है, जिससे रडार की पकड़ में आने की आशंका को कम करती है। देश में मॉनसून लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में बारिश
की वजह से गर्मी से राहत मिली है तो कई जगहों पर भारी बारिश परेशानी का सबब बन गई है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है तो कई इलाकों में मानसून पूर्व हुई बारिश ने उमस भरी गर्मी बढ़ा दी है। देश के कई राज्यों में मानसून मेहरबान हो गया है, जिसके कारण कई स्थानों पर झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि बारिश की वजह से कई जगह सड़कों पर पानी जरूर भर गया, लेकिन लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत भी मिली है। दक्षिण पश्चिम मानसून देश के बाकी बचे हिस्सों की ओर लगातार बढ़ रहा है। मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेजी से आगे बढ़ा है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ भाग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में भी मानसून ने दस्तक दे दी है, जिससे कई स्थानों पर जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक कई स्थानों पर भारी जबकि कई जगहों पर बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक कोंकण और गोवा में 28 जून तक अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश की चेतावनी है। आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज और कल के लिए थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। फिर 28 तारीख से प्रदेश में जो बारिश की जो एक्टिविटी है ये ग्रेजुअली पिकअप करेगी और इसके चलते देखिए 28 तारीख से लेके 1 जुलाई तक प्रदेश के जो हमारे प्लेन के क्षेत्र हैं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, चंबा, कांगड़ा, सोलन, शिमला, सिरमौर, मंडी, कुल्लू हैं और फिर जो हाई रीजन किन्नौर हैं, तो इन क्षेत्रों में 28 तारीख से लेके 2 जुलाई तक मतलब काफ़ी क्षेत्र स्टेशंस पे हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। ये हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, द्वारका और कच्छ और दीव के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। मानसून जो कल तक का प्रोग्रेस था वो मुंड्रा से होते हुए महसाना तक गया है और आने वाले 3 से 4 दिनों में जो गुजरात के कुछ और पार्ट्स बचे हुए वहाँ पे प्रोग्रेस का पूर्वानुमान है। तमिलनाडु के नीलगिरी के कई इलाकों में बुधवार को जोरदार बारिश हुई। बारिश के बाद जिले के पंडालूर, गुडालूर इलाके के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। कर्नाटक के मंगलुरु के कई हिस्सों में भी भारी बारिश हुई। ओडिशा के भुवनेश्वर के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश हुई है। वहीं उत्तराखंड के देहरादून और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में भी झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। इस बीच उत्तरी सिक्किम में बारिश और बाधाओं के बावजूद सीमा सड़क संगठन ने सड़कों के संपर्क को बहाल कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। बिहार में बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। मुंगेर, भागलपुर में 2-2 और जमुई, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण एवं अररिया जिले में 1-1 व्यक्ति की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवारों के लिए 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है और लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने का आग्रह किया है। असम के अंबुबाची मेले का आज अंतिम दिन है, जो गुवाहाटी के प्रतिष्ठित कामाख्या मंदिर में आयोजित विश्व प्रसिद्ध मेले में से एक है। ये उत्सव देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म चक्र का प्रतीक है। अंबुबाची मेले की अवधि के दौरान मंदिर के कपाट 22 जून को 3 रातों के लिए बंद कर दिए गए थे। कपाट खुलने के बाद दुनिया भर से भक्त देवी कामाख्या का आशीर्वाद लेने के लिए एकत्र होते हैं। माता रानी का आशीर्वाद मिला। हमारी दुआ माता रानी से है कि पूरे भारतवर्ष को जितने भी भक्त जन आए हैं सबको शांति से दर्शन हो जाए। इसके लिए साल भर लोग इंतजार करते हैं। 26 तारीख का ये बहुमूल्य दिन है। बरसों से लोग इंतजार करते हैं यहाँ आने का। आज माता रानी का दर्शन हुआ, हम लोग धन्य, अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। माता रानी का बहुत बड़ी आस्था हमारे प्रति। बाहर से दर्शन किए, अच्छा लगा हमारे को। देश में नए टेलीकॉम कानून लागू हो गए हैं। नया टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 की जगह लागू किया गया है। नए टेलीकॉम कानून टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में लगातार हो रहे नए तकनीकी बदलावों को देखते हुए पेश किया गया।
देश में नया दूरसंचार अधिनियम 2023 आंशिक रूप से लागू हो गया है। आंशिक रूप से मतलब ये है कि इस कानून के कुछ धाराओं के नियम लागू हो गए हैं। दूरसंचार अधिनियम 2023 मौजूदा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ वायर अधिनियम 1950 के पुराने विनियामक ढांचे की जगह लेगा। क्या खासियत है इस एक्ट की और किस तरीके से ये लोगों को फायदा देगा? देखिए, जो पुराने हमारे जो प्री इंडिपेंडेंस एरा के एक्ट्स थे जिसके तहत अभी तक टेलीकॉम सर्विसेज गवर्न होती थी, उनको सबको बदल करके अभी एक नया आधुनिक एक्ट लाया गया है जिसमें कि जो टेलीकॉम सेक्टर है उसकी ग्रोथ और उसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और उसके बेटर रेगुलेशन के प्रावधान किए गए हैं। जो पुराने समय में लाइसेंस की पद्धति थी उसको बदल के अब ऑथराइजेशन का प्रावधान इसमें किया गया है। टेलीकॉम एक्ट में जो टेलीकॉम रिसोर्सेज के मिसयूज़ करके लोगों को प्राइवेसी में भंग करना या न्यूसेंस करना या क्रिमिनल एक्टिविटी करना, उन सब को रोकने के लिए कड़े प्रावधान इसमें किए गए हैं। इस नए अधिनियम के अनुसार सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। इसके साथ ही इस एक्ट में मोबाइल सिम कार्ड को लेकर भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसकी खास बातों पर गौर करें तो फर्जी सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगाने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। किसी भी तरह के सिम कार्ड फ्रॉड करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना होगा। सिम बेचने के लिए बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा, उसके बाद ही सिम जारी होगा। एक पहचान पत्र पर 9 से अधिक सिम कार्ड होने पर 50,000 रुपए का जुर्माना है। दूसरी बार यही काम करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। सिम कार्ड की कॉपी करना भी अपराध में शामिल है। सिम कार्ड क्लोन करने या किसी और के सिम कार्ड का दुरुपयोग करना अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। टेलीकॉम कंपनियों को यूजर को DND यानी डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस रजिस्टर करने का ऑप्शन देना होगा। इसके अलावा यूजर्स को इस तरह के मैसेजेस की शिकायत करने का भी ऑप्शन मिलेगा। आपात स्थिति में सभी नेटवर्क सरकार के नियंत्रण में होंगे। सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन अब प्रशासनिक तरीके से होगा, यानी इसकी नीलामी नहीं होगी। इसके अलावा अब देश के बाहर की कंपनियों को भी स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे। बिना इजाजत टेलीकॉम नेटवर्क का डेटा एक्सेस करना, कॉल टैप करना या रिकॉर्ड करना अपराध माना जाएगा। इसके लिए 3 साल की सजा हो सकती है। नए विधेयक में प्रमोशन मैसेजेस को लेकर भी बदलाव किए गए हैं। टेलीकॉम कंपनियों को प्रमोशनल मैसेजेस भेजने से पहले सरकार से इसकी इजाजत लेनी होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को देखते हुए टेलीकॉम कंपनियों को अपने इक्विपमेंट्स केवल सरकार द्वारा आइडेंटिफाइड ट्रस्टेड सोर्सेज से ही लेने होंगे। यदि कोई यूजर DND सर्विस को ऑन रखता है तो उसके पास इस तरह के मैसेजेस या कॉल्स नहीं जाने चाहिए और यदि नियम का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई होगी। जानकार भी इस नए टेलीकॉम एक्ट को देश में टेलीकॉम सेक्टर में एक बहुत बड़ा आवश्यक क्रांतिकारी परिवर्तन बता रहे हैं। देखिए, दूरसंचार अधिनियम 2023 उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही क्रांतिकारी साबित होगा। इससे दूरसंचार की जो सेवाएं हैं, मोबाइल, इंटरनेट और सैटेलाइट आधारित जो सेवाएं हमें मिलती हैं, वो लागत सक्षम होंगी और केंद्र सरकार को भी एक राजस्व का बड़ा स्रोत मिलेगा। अब प्रशासनिक आधार पर स्पेक्ट्रम आवंटन होने से इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, नया निवेश आएगा और नई कंपनियां जब आएंगी तो वो एक प्रकार से उपभोक्ताओं को वैरायटी ऑफ सर्विसेज मिलेंगी। ये एक्ट ऐसे संचार पर भी रोक लगाता है जो ग्राहकों की प्राथमिकताओं के आधार पर वाणिज्यिक संदेशों पर दूरसंचार नियामक भारतीय दूरसंचार विनियम प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नियमों का उल्लंघन करते हैं। इस अधिनियम के लागू होने से आम लोगों को टेलीकॉम सेक्टर में मिलने वाली सुविधाओं में विस्तार तो होगा ही, साथ ही संभावनाओं के नए द्वार भी खुलेंगे। दिल्ली से अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, DD न्यूज़। छत्तीसगढ़ के बस्तर की तस्वीर अब बदल रही है। यहाँ अब बारूद की गंध नहीं बल्कि रबड़ की खेती हो रही है। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ये खास रिपोर्ट। कभी नक्सल प्रभावित रहा बस्तर अब अपनी पहचान बदल रहा है।
बीते 4 दशक से इस बस्तर को नक्सलवाद ने ऐसे जकड़ रखा था कि यहाँ के किसान खेती करना छोड़ चुके थे और पलायन को मजबूर थे। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल रही है। बस्तर में अब व्यापक रूप से रबर की खेती को लेकर मुहिम तेज हो गई है। राज्य सरकार ने केंद्रीय रबर बोर्ड के प्रयास से यहां प्रयोग के तौर पर रबर का प्लांटेशन भी किया है और जल्द ही इसे किसानों के खेतों तक पहुंचाने की भी तैयारी है। बस्तर जिले में कमर्शियल एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के होबो हवा को ध्यान में रखते हुए पिछले साल हम लोग रबर बोर्ड से कोऑर्डिनेशन किया था। उसके आधार पर हमको 1200 पौधे मिले थे। टोटल 1200 पौधे जो मिले थे, लगभग 1100 से ज़्यादा पौधा आज के दिन में भी जिंदा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए एक रबर सेल एग्रीकल्चर कॉलेज के कैंपस में लगाने के लिए बोला गया था, जिसको उन्होंने स्थापित भी किया है। ऐसे पट्टाधारी जो सिर्फ और सिर्फ कोदो या कुटकी का वो फसल लेते हैं, उनके एरिया में भी रबर की खेती को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ ही बस्तर और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर 2026 तक देश में 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबर प्लांटेशन का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में बीते दिनों केरल के कोट्टयम स्थित भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के संयुक्त प्रयास से गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय में वैज्ञानिकों ने रबर के पौधों का रोपण किया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि बस्तर क्षेत्र की जलवायु रबर की खेती के लिए बहुत अच्छी है। ऐसे में रबर की खेती से किसानों को अच्छी आमदनी की उम्मीद है। हमारा बस्तर बाहुल्य जो क्षेत्र है उसमें क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छी है और बस्तर के लिए सूटेबल है। तो हम लोगों ने इसका प्रयास किया है और कभी 2 एकड़ में करीब हमने 1500 से 2000 बस्तर के रबर के प्लांटेशन का हाई यील्डिंग वेराइटी जो हमको वहाँ से मिली थी केरल से, उसका प्लांटेशन किया है। स्टेट गवर्नमेंट में जो जिला पंचायत है या जिला समूह है, फार्मर समूह है, इन लोगों से हमने टाई अप किया हुआ है और इन लोगों के साथ मिलकर उनका चिन्हांकन करते हैं। और चिन्हित ज़मीन में चूँकि इसकी तकनीक थोड़ी सी टिपिकल है तो उस तकनीक को सिखा के, और ये बिल्कुल वेस्टलैंड में होने वाली है, तो ये एक बहुत सोर्स है जिसमें बहुत से बस्तर के किसान जो हैं अपने वेस्टलैंड में खेती ही नहीं करते। तो नॉन खेती वाली जो ज़मीन है और जो टपरी टाइप की ज़मीन है उसमें इसका हम उत्पादन कराने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के जो गरीब किसान हैं, हमारे आदिवासी किसान हैं, उनके आय के बढ़वार में एक बहुत अच्छा स्रोत होगा। उम्मीद है कृषि वैज्ञानिकों और सरकार के प्रयासों से जल्द ही यहाँ के खेत रबर के पौधों से लहलहाएंगे और किसानों के आर्थिक हालात भी सुधरेंगे। बस्तर के नासूर बना नक्सलवाद अब धीरे धीरे कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। बस्तर के किसानों के जितने बंजर भूमि है, खासकर नक्सल प्रभावित इलाकों में, ऐसे किसानों को चिन्हांकित कर उन्हें रबर उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर प्लांटेशन की तैयारी की जा रही है, जिससे अब बस्तर की तस्वीर बदल रही है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। 12 जून से लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी सिक्किम में तबाही मचा दी है। अभूतपूर्व भारी बारिश के कारण उत्तरी सिक्किम की ओर जाने वाली विभिन्न सड़कों में दरारें आई हैं, जिसके कारण उत्तरी सिक्किम से संपर्क टूट गया है। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने प्रोजेक्ट स्वास्तिक के अंतर्गत भारी मशीनरी जुटाकर मंगांग चुंगथांग सड़क पर रफांग खोला और लंथा खोला में कनेक्टिविटी को सफलतापूर्वक बहाल कर दिया। बीआरओ के कुशल प्रतिक्रिया से पूरे उत्तरी सिक्किम के लिए कनेक्टिविटी की शीघ्र बहाली की उम्मीद है। ओडिशा में जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मां के लिए रथों का निर्माण कार्य हो रहा है। इस निर्माण कार्य में कम से कम 200 मजदूर शामिल हैं। रथ को आधुनिक मशीनों के बिना पूरी तरह से हाथ से तैयार किया जाता है। ओडिशा के पुरी में जहां 3 रथों का निर्माण चल रहा है, वहीं रथों के कोनक पेंडी और कनक मुंडी के निर्माण के साथ ही उस पर चित्रों की नक्काशी भी चल रही है। इस साल जगन्नाथपुरी रथ यात्रा 7 जुलाई को निर्धारित है। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में इको टूरिज्म पर आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। तमिलनाडु के कल्लकुरिशी जिले में जहरीली शराब त्रासदी में बुधवार को 3 और लोगों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 63 हो गई। वहीं 74 पीड़ितों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद के करीबी अमित कात्याल को भारतीय रेलवे में जमीन के बदले कथित नौकरी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में स्वास्थ्य आधार पर बुधवार को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीट टेहरा, हमीरपुर और नालागढ़ पर 10 जुलाई को उपचुनाव होगा। निर्वाचन विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि उपचुनाव के लिए नामांकन वापसी के बाद 13 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में लोन वर्राटू घर वापस आइए अभियान से प्रभावित होकर 5 इनामी माओवादियों सहित 17 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 186 इनामी माओवादी सहित कुल 841 माओवादी आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में मध्यम दूरी के माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट भारतीय सेना को सौंपा। इस माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ को DRDO की रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर ने विकसित किया है। भारत में रॉयल साउथी नेवल फोर्सेस के प्रशिक्षु समुद्री प्रशिक्षण लेंगे। ये प्रशिक्षु ट्रेनिंग के लिए भारत पहुंचे हैं। भारतीय नौसेना ने इन कैडेट्स के साथ वार्तालाप शुरू किया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंग के रूप में समुद्री प्रशिक्षण चरण व सिम्युलेटर प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। पूर्व विदेश सचिव मुचकुंद दुबे का बुधवार को दिल्ली में निधन हो गया। वो 90 साल के थे। मुचकुंद दुबे सामाजिक विकास परिषद के अध्यक्ष और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे थे। और आइए अब आपको दिखाते हैं ICC T20 विश्व कप से जुड़ी हुई खबरें। T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय के अनुसार गुरुवार रात 8 बजे खेला जाएगा। गयाना में होने वाले इस सेमीफाइनल मुकाबले पर बारिश का साया मंडरा रहा है। T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। भारतीय टीम के लिए ये मैच 2 साल पहले मिली करारी हार का बदला लेने का मौका होगा। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की फॉर्म टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। भारतीय टीम प्रतियोगिता में अब तक अविजित रही है। भारत ने ग्रुप स्टेज में आयरलैंड, पाकिस्तान और अमेरिका को मात दी। वहीं कनाडा के खिलाफ भारत का मैच बारिश में धुल गया था। सुपर 8 स्टेज में भारत ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आसानी से जीत दर्ज की। इस विश्व कप में भारत के बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं। मिडिल ओवर्स के लिए भारत के पास कई विकल्प हैं। वहीं भारत के गेंदबाजी आक्रमण में भी विविधता है। हालांकि मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड को हराना भारत के लिए आसान नहीं होगा। इंग्लैंड की टीम लगातार 2 बार T20 विश्व कप जीतने वाली पहली पुरुष क्रिकेट टीम बनने से सिर्फ 2 जीत की दूरी पर है। हालांकि इस मैच में आसमान पर भी सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि गयाना में होने वाले इस सेमीफाइनल मुकाबले पर बारिश का साया मंडरा रहा है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज, गयाना। T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में कल अफगानिस्तान का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। अफगानिस्तान ने सबको चौंकाते हुए पहली बार विश्व कप सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम कई बार खिताब के नज़दीक आने के बावजूद कभी कोई विश्व खिताब नहीं जीत सकी है, जिस वजह से उन्हें चोकर्स कहा जाता है। दोनों ही टीमों के पास इतिहास रचने का मौका है। ऐसे में देखना होगा कि कौन सी टीम ये मैच जीतकर खिताब से एक कदम दूर फाइनल में पहुंचने में कामयाब होती है। T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका का सामना अफगानिस्तान से होगा। अफगानिस्तान ने सबको चौंकाते हुए पहली बार विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। अफगानिस्तान का प्रदर्शन प्रतियोगिता में शानदार रहा है। टीम के कप्तान और प्रमुख स्पिनर राशिद खान दुनिया के बेहतरीन T20 खिलाड़ी हैं। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के पास T20 लीग्स में खेलने का पर्याप्त अनुभव है। बांग्लादेश के खिलाफ जीत दर्ज करने वाली टीम के 8 खिलाड़ी IPL 2024 का हिस्सा थे। लेफ्ट आर्म स्पिनर नूर अहमद भी राशिद खान का अच्छा साथ दे रहे हैं। वहीं बल्लेबाजी में सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज पावर प्ले में खतरनाक साबित हो रहे हैं। तेज गेंदबाजी की बात करें तो यहां भी फजल हक फारूकी और नवीन उल हक भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विश्व कप में अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने सर्वाधिक 57 विकेट लिए हैं।
वहीं उनका इकोनॉमी रेट 6.35 है। सुपर 8 की टीमों में उनके आगे सिर्फ दक्षिण अफ्रीका है, जिनका इकोनॉमी रेट 6.10 है। हालांकि अफगानिस्तान की बल्लेबाजी में गहराई की कमी दिख रही है। टीम को लक्ष्य का पीछा करते हुए परेशानी हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका की कोशिश रहेगी कि वे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करें और अफगानिस्तान को चेज करने के लिए कहें। दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज अफगानिस्तान के दाएं हाथ के बल्लेबाजों से भरे लाइनअप को परेशान कर सकते हैं। वहीं तबरेज शम्सी भी खतरा बन सकते हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका का मिडिल ऑर्डर शानदार प्रदर्शन कर रहा है। एडन मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स और हेनरिक क्लासन स्पिन को अच्छा खेलने में सक्षम हैं। वहीं डेविड मिलर फिनिशर की भूमिका निभा रहे हैं। पूर्ण सदस्य देशों में भारत और दक्षिण अफ्रीका ही दो ऐसी टीम हैं जिन्हें अफगानिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक नहीं हराया है। दक्षिण अफ्रीका की टीम अपने चोकर्स के टैग से मुक्ति पाना चाहती है। टीम को अपना पहला विश्व खिताब जीतने के लिए अब सिर्फ 2 मैच और जीतने हैं। किसी भी टीम ने अविजित रहते हुए T20 विश्व कप नहीं जीता है। ऐसे में इस संस्करण में दक्षिण अफ्रीका और भारत के पास अविजित रहते हुए विश्व चैंपियन बनने का और इतिहास रचने का मौका है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज़। हॉकी इंडिया ने पेरिस ओलंपिक के लिए अपनी 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। भारतीय हॉकी टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह के हाथ में होगी। टीम इंडिया के गोलकीपर PR श्रीजेश और मनप्रीत सिंह चौथी बार ओलंपिक में खेलते नजर आएंगे। वहीं टीम में 5 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। हॉकी इंडिया ने पेरिस ओलंपिक के लिए अपनी 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कप्तानी हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारतीय हॉकी टीम में 5 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। पेरिस ओलंपिक में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों में जर्मनप्रीत सिंह, संजय, राजकुमार पाल, अभिषेक और सुखजीत सिंह का नाम शामिल है। वहीं भारतीय टीम में अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश और मिडफील्डर मनप्रीत सिंह को शामिल किया गया है। दोनों खिलाड़ी अपना चौथा ओलंपिक खेलेंगे। इनके अलावा डिफेंस लाइन की जिम्मेदारी हरमनप्रीत सिंह, जर्मनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, सुमित और संजय संभालेंगे। जबकि मिडफील्ड में राजकुमार पाल, शमशेर सिंह, मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह और विवेक सागर प्रसाद जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं फॉरवर्ड लाइन में अभिषेक, सुखजीत सिंह, ललित कुमार उपाध्याय, मनदीप सिंह और गुरजंत सिंह जैसे मजबूत प्लेयर्स को मौका मिला है। अतिरिक्त खिलाड़ियों में कृष्ण बहादुर पाठक, मिडफील्डर नीलकांत शर्मा और डिफेंडर जुगराज सिंह को शामिल किया गया है। भारतीय हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक 2024 में अपने अभियान की शुरुआत 27 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ करेगी। इसके बाद दूसरे मुकाबले में 29 जुलाई को अर्जेंटीना से सामना होगा, जबकि 30 जुलाई को आयरलैंड और 1 अगस्त को बेल्जियम से भिड़ेगी। वहीं टीम इंडिया अंतिम ग्रुप मैच में 2 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज़। नेपाल में मानसून ने कोहराम मचाया हुआ है। पिछले 24 घंटे में नेपाल के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन, बाढ़ और बिजली गिरने की घटनाओं में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है। नेपाली गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण NDRMA के अनुसार भूस्खलन से 8 लोगों की मौत हुई है, बिजली गिरने से 5 और बाढ़ के कारण 1 व्यक्ति की मौत हुई है। केनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने विवादित वित्त बिल पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। वित्त बिल को लेकर केनिया में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। बिल में करों की दरों को बढ़ाने का प्रावधान है। विरोध प्रदर्शनों में भड़की हिंसा में अब तक करीब 2 दर्जन लोगों की मौत हुई है। केनिया में सरकार द्वारा लाए गए वित्त बिल के खिलाफ देश भर में लगातार उग्र विरोध प्रदर्शन जारी हैं। कड़े विरोध प्रदर्शनों के बावजूद केनिया की संसद ने कल मंगलवार को विवादित बिल को मंजूरी दे दी, जिसके विरोध में प्रदर्शनकारियों ने देश की राजधानी नैरोबी में स्थित संसद की सुरक्षा के घेरे को तोड़कर संसद पर धावा बोल दिया। पुलिस ने इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए गोलियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसके चलते 2 दर्जन के लगभग लोगों के मरने की खबर है। वहीं सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। इस बीच केनिया के मौजूदा राष्ट्रपति विलियम रूटो ने संसद में प्रदर्शनकारियों द्वारा धावा बोलने को देश के लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला बताया। इस हमले के लिए उन्होंने संगठित अपराधियों को जिम्मेदार ठहराया। An otherwise legitimate expression
केनिया के लोकतंत्र, कानून और संवैधानिक संस्थानों की अखंडता पर अभूतपूर्व हमला हुआ है। मैं सुरक्षा अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने केनिया और उसके लोगों की सुरक्षा अपनी पूरी ताकत से की है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी होने का दिखावा करने वाले लोग हमारे संविधान के विरुद्ध आतंक फैलाकर बचकर निकल नहीं सकते हैं। वहीं हिंसक प्रदर्शन के मद्देनजर नैरोबी में संसद, सरकारी प्रतिष्ठानों समेत अन्य जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जगह जगह पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा बलों के साथ साथ पुलिस की तैनाती की गई है। केनिया में हो रही हिंसा ने अब पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हिंसा को मद्देनजर रखते हुए केनिया में स्थित भारतीय दूतावास ने केनिया में भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर कहा, मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए केनिया में सभी भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अनावश्यक आवाजाही को प्रतिबंधित करने और स्थिति सामान्य होने तक विरोध और हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों से बचने की सलाह दी जाती है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की कड़ी निंदा की है। हम नैरोबी और केनिया के हिस्सों में हुई हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। इस हिंसा में जान गंवाने और घायल होने वाले लोगों के परिवारों और प्रियजनों के प्रति हमारी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम केनिया के लोगों से संयम बरतने और संवाद स्थापित करने का आग्रह करते हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने जानकारी दी कि यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने केनिया में सुरक्षा बलों से संयम बरतने का आग्रह के साथ साथ प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके अपनाने का आह्वान किया है। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का सरकार के खिलाफ गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ज्यादातर प्रदर्शनकारी युवा हैं, जिन्होंने कर दरों को बढ़ाने वाले बिल के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। देश में कर दरें बहुत ज्यादा है। हमारे वेतन पर कर लगाया जा रहा है, जिसके बाद हम बची राशि से जो सामान खरीदते हैं उस पर भी कर लगाया जा रहा है। हम इसमें संशोधन नहीं चाहते, हम चाहते हैं बल्कि इसे पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए। दरअसल केनिया में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए फाइनेंस बिल लाया गया है। इस बिल के जरिए केनियाई सरकार ने अतिरिक्त $2.7 बिलियन कर जुटाने के लिए कर बढ़ाने की योजना बनाई है। इस बिल के तहत लोगों के आय समेत कई जरूरी चीजों पर लगने वाले कर में वृद्धि की गई है। हालांकि लोगों के विरोध के बाद ब्रेड पर लगने वाले कर में बढ़ोतरी करने के फैसले को वापस ले लिया गया है, लेकिन देश की संसद ने कड़े विरोध के बाद भी इस बिल को पारित कर दिया। अब इस मामले में गेंद राष्ट्रपति रूटो के पाले में है। उनके पास अब 14 दिनों का समय है, जिसमें वो या तो बिल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं या फिर वो बिल को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। और इस वक्त एक खबर आ रही है कि वरिष्ठ भाजपा नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हुए हैं। उन्हें रात 10:28 पर यूरोलॉजी संबंधित समस्याओं की वजह से भर्ती कराया गया है। डॉक्टर अमलेश सेठ की निगरानी में उन्हें भर्ती किया गया है। तो वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रात 10:28 पर उनको भर्ती कराया गया और यूरोलॉजी संबंधित समस्याओं के कारण उनको भर्ती किया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।